Assalamualaikum everyone. Welcome back to our biology lecture series. I hope you all are doing well. In today's lecture we are going to discuss a very important biological molecule, protein. Before we start, if you find this lecture helpful, do not forget to like the video, subscribe the channel for more class 11 biology lectures. Now let's get started. अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में मसल, स्किन, हेयर्स और एंजाइम सब में कॉमनली प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स हमारे बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। ये सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होते बल्कि बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि प्रोटीन डिफरेंट रोल्स परफॉर्म करती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो हैं वो सेल और टिश्यू को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जबकि फंक्शनल प्रोटीन एंजाइम्स और हार्मोन्स की फॉर्म में काम कर रही होती हैं। इसके साथ साथ अगर हम मेंटेनेंस प्रोटीन की बात करें तो बॉडी टिश्यूज की ग्रोथ और इसकी रिपेयरिंग में काम करती हैं, जबकि रेगुलेशन प्रोटीन्स बॉडी के डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करती हैं। अब डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स में सल्फर, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो प्रोटीन कोई सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं होता। प्रोटीन बेसिकली अमाइनो एसिड की एक लॉन्ग चेन होती है। तो केमिकली प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। यहाँ पॉलीमर का क्या मतलब है कि बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स मिलकर एक लार्ज यूनिट बनाते हैं, और अमाइनो एसिड को हम मोनोमर बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। जब अमाइनो एसिड रिपीटेडली ज्वाइन होते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। एक प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड चेन की भी हो सकती है या मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन से भी मिलकर प्रोटीन बन सकती है। अब अगर हम इसकी कोई एग्जांपल देखें तो जिस तरह आपने देखे होंगे जो स्मॉल बीड्स होती हैं, ठीक है, उनको हम रिपीटेडली ज्वाइन करते हैं एक थ्रेड में और उससे एक नेकलेस बन जाता है। इसी तरह डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं और पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन कर देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, तो अमाइनो एसिड्स क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन की। प्रोटीन में 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स यूज होते हैं। अब हर अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक सेंट्रल कार्बन होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। इस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं। एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और उसके साथ साथ वेरिएबल साइड चेन जो कि आर चेन है वो भी अटैच होती है। जिस तरह कि आप इसका स्ट्रक्चर साइड पे देख सकते हैं कि जो सेंट्रल कार्बन है जो कि क्या है? अल्फा कार्बन है। इसे हम कायरल कार्बन भी कहेंगे क्योंकि इसके साथ 4 डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स अटैच है। और इसमें कौन कौन से ग्रुप अटैच है? हाइड्रोजन अटैच है, वेरिएबल ग्रुप अटैच है, कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, और उसके साथ साथ अमाइन ग्रुप भी अटैच है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। अगर अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है तो डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? क्या क्वेश्चन मैंने किया है कि अगर अमाइनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है तो डिफरेंट अमाइनो एसिड डिफरेंट कैसे होते हैं? फिर इसका जो डिफरेंस है वो सिर्फ आर ग्रुप के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। आर ग्रुप डिफरेंट अमाइनो एसिड्स में डिफरेंट होता है और इसी की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो उसमें आर ग्रुप हाइड्रोजन होगा, जबकि अगर हम एलिनिन की बात करें तो उसमें जो आर ग्रुप है वो CH3 मिथाइल ग्रुप होगा। इसलिए ग्लाइकीन और एलिनिन दोनों अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन उनकी जो साइड चेन है वो क्या है? डिफरेंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है एसेंशियल वर्सेस नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनका क्या मतलब है? एसेंशियल का मतलब है बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसलिए हमें ये डाइट से ऑब्टेन करने पड़ते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनको बॉडी खुद नहीं बना सकती और हम इनको डाइट से ऑब्टेन करते हैं। अब इसकी डिफरेंट सोर्सेज होती हैं, जस्ट लाइक मिल्क, एग, फिश, चिकन, मीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब आपने इसको याद किस तरह रखना है? E फॉर एसेंशियल एंड E फॉर ईट। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर द अमाइनो एसिड्स जो कि बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर सकती, हम उनको डाइट के थ्रू लेते हैं। जबकि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। अब इसकी एग्जांपल्स में ग्लूटामीन, सेरीन, एलेनिन, आर्जिनिन, एस्परजीन और एस्पर्टिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब यूजलेस नहीं होता,
ये भी प्रोटीन सिंथेसिस और मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनको बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, इनके लिए कोई सी डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में डिफरेंस क्या हुआ कि इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके लिए डाइट लेने की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं करती, जबकि नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स को बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है पेप्टाइड लिंकेजेस। अब एक क्वेश्चन है ना कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कंबाइन हो रहे हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, तो अब जो दो अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं वो ज्वाइन कैसे होंगे? बेसिकली वो अमाइनो एसिड्स जो हैं वे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जो हैं एक साथ ज्वाइन हुए होते हैं। जब एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे होते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। और जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो बॉन्ड कौन सा बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड कैसे बना है? हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप का जो एक अमाइनो एसिड है हमारे पास, उसका अमाइनो ग्रुप और जो दूसरा अमाइनो एसिड है उसका कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो केमिकल फॉर्मेशन कैसे हुई कि अगर दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन होंगे तो डाइपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी, और अगर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स कंबाइन हो जाएंगे तो पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है। अब इसके अंदर डिफरेंट टर्मिनल्स इन्वॉल्व होते हैं। दो टर्मिनल्स हैं, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। हर पेप्टाइड चेन के दो एंड्स होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल और एक होता है सी टर्मिनल। जो एन टर्मिनल है, जिस एंड पर फ्री अमाइनो एसिड NH2 प्रेजेंट होता है उसे हम एन टर्मिनल कहते हैं, जबकि जो दूसरा सी टर्मिनल है ये वो एंड है जिस पर फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कि C डबल बॉन्ड OH है। इसके बाद पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। तो अब क्या होता है कि प्रोटीन डाइजेशन में पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो ब्रेक होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कह रहे होते हैं? हाइड्रोलिसिस कह रहे होते हैं। हाइड्रोलिसिस में वाटर ऐड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होकर अमाइनो एसिड रिलीज हो जाता है। अब अगर इसको कंपेयर करें तो कंडेंसेशन में क्या हो रहा था? वाटर रिमूव हो रहा था, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी और पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था, जबकि हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? वाटर की एडिशन होगी और बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है कि जो पहला वाला अमाइनो एसिड है उसमें जो है पहले वाले अमाइनो एसिड का हमारे पास जो है अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व है और सेकंड वाले अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है। वाटर का रिमूवल हो रहा है और पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है जिससे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन रहा है। इसी तरह जब हमने बॉन्ड को ब्रेक कराना होगा तो हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस करा देंगे और वाटर की एडिशन करा देंगे और ऑटोमेटिकली बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास अमाइनो एसिड्स की फॉर्मेशन होती है, अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती है। अब जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की सिर्फ अमाइनो एसिड सीक्वेंस से इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि प्रोटीन का फोल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब प्रोटीन स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स हैं, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शरी लेवल और क्वाटरनरी लेवल। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसमें अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन में होती है। ये अमाइनो एसिड्स किस ऑर्डर में अरेंज हैं? स्ट्रेट चेन में अरेंज हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें सीक्वेंस क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर की? स्ट्रेट है। उसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अब चेन क्या हो जाती है? बेंड और फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। इस स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दो चीजें, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जिसमें स्पाइरल कॉइल शेप होती है, इसको आप इमेजिन कर लें स्प्रिंग की तरह, जिस तरह से स्प्रिंग की शेप होती है इसी तरह से अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर की भी शेप होती है। और दूसरी चीज इसमें इंपॉर्टेंट है बीटा प्लेटेड शीट, जो कि फोल्डेड जिग-जैग शीट जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो प्राइमरी में हमने क्या देखा? प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होती है? सीक्वेंस होता है, स्ट्रेट चेन होती है, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि जिग-जैग फॉर्म में होता है। और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब जो टर्शरी स्ट्रक्चर है
इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन और ज्यादा फोल्ड होती रहती है, 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर शेप प्रोवाइड कर देती है। इस स्ट्रक्चर को आयनिक बॉन्ड्स और डाइसल्फाइड ब्रिजेस स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये फोल्डिंग प्रोटीन को उसकी फंक्शनल शेप प्रोवाइड करती है बेसिकली। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो अगर एंजाइम की शेप चेंज हो जाए तो उसका फंक्शनल भी अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, लास्ट स्ट्रक्चर, वो है क्वाटनरी स्ट्रक्चर। हर प्रोटीन में क्वाटनरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। ये तब प्रेजेंट होती है जब मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन्स कंबाइन हो जाए एक साथ। इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है 4 चेन से मिलकर बना होता है। तो हमने क्या देखे कि 4 लेवल्स हैं हमारे पास। सबसे पहला लेवल था प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, इसमें अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है या फिर बीटा प्लेटेड शीट्स प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद हमने टर्शरी स्ट्रक्चर की बात की। टर्शरी स्ट्रक्चर में बेसिकली 3D फोल्डिंग ऑफ वन चेन प्रेजेंट होती है। एक ही चेन को 3 डायमेंशनल फोल्डिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। उसके बाद क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि आपस में कंबाइन हो जाती हैं और इसमें हमने हीमोग्लोबिन की एग्जांपल को देखा है। अब अगर सिग्निफिकेंस ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है वो बेसिकली डिटरमिन कर रहा होता है शेप और फंक्शन ऑफ प्रोटीन को। मतलब कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सीक्वेंस में इवन एक अमाइनो एसिड भी चेंज हो जाए तो प्रोटीन की फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, जबकि सिकल हीमोग्लोबिन के केस में वो ग्लूटामिक एसिड जो है उसकी जगह सिर्फ वेलिन आ जाता है। ये स्मॉल चेन हीमोग्लोबिन की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर देता है और जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शेप सिकल शेप हो जाती है और डिजीज जो है वो हो जाती है। क्या है कि वन स्मॉल चेंज इन द सीक्वेंस कैन प्रोड्यूस अ मेजर चेंज इन प्रोटीन फंक्शन। अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन को मेजरली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फिब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अब अगर सबसे पहले फिब्रस प्रोटीन्स की बात करें तो इनकी शेप लॉन्ग और फिलामेंट लाइक होती है। मोस्टली सेकेंडरी स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होते हैं और यूजुअली ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। अगर हम फिब्रस प्रोटीन की एग्जांपल्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स कोलेजन, फिब्रिनोजेन, एक्टिन, मायोसिन एंड केराटिन। तो fibrous is fiber like, long and it is structural while insoluble in water। इसके साथ अगर ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो इनकी शेप राउंड और ग्लोब्यूल की तरह होती है। इनमें टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होते हैं। यूजुअली ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक्स और चैनल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ग्लोब्यूलर से याद रखें ग्लोब लाइक, राउंड एंड फंक्शनल, जबकि जो हमारे पास फिब्रस थे उसके एफ से याद रखें इट इज फाइबर लाइक, लॉन्ग एंड स्ट्रक्चरल। अब अगर रोल ऑफ प्रोटीन्स को देखें तो प्रोटीन्स डिफरेंट रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल रोल, एंजाइमेटिक रोल, हार्मोनल रोल, वाइल डिफेंस रोल एंड ट्रांसपोर्ट रोल। स्ट्रक्चरल रोल अगर देखें तो बॉडी को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वाइल अगर एंजाइम के केस में बात करें तो एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। हार्मोनल रोल जो है वो हार्मोन्स बॉडी फंक्शन रेगुलेट करते हैं। डिफेंस की अगर बात करें तो एंटीबॉडीज फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट डिफेंस में काम करती हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करता है। सबसे पहले अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात की जाए तो इसमें हमारे पास कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन और हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन में बोन आ जाती है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, लिगामेंट, टेंडन्स के मैट्रिक्स सपोर्ट में इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल। इसके बाद जो हमारे पास इलास्टिन है, इलास्टिन में कनेक्टिव टिश्यूज को फ्लेक्सिबिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं। जो केराटिन है, केराटिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हेयर्स में, नेल्स में और जितने भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके बाद जो हिस्टोन प्रोटीन है ये डीएनए को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन के बाद फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। जो एंजाइम है एज अ फंक्शनल प्रोटीन के तौर पे केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। इसके बाद जो हार्मोन प्रोटीन्स हैं वो बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। एंटीबॉडीज जो हैं वो डिफेंस प्रोवाइड करती हैं, जबकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है।
फिब्रिनोजन की अगर हम बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, और इसके साथ साथ जो लास्ट वन है एज अ फंक्शनल प्रोटीन ओवलब्यूमिन एंड कैसिन अमाइनो एसिड के स्टोरेज से रिलेटेड प्रोटीन्स हैं। इसके बाद डिफरेंट बायोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि कंफर्म कर देती हैं कि सैंपल में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हमें किसी अननोन सैंपल में चेक करना है कि प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं तो हम बायोलॉजिकल केमिकल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब कौन से 3 टेस्ट हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। सबसे पहला टेस्ट है ब्यूरेट टेस्ट। अब ब्यूरेट टेस्ट के सैंपल में हम NaOH और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। प्रोटीन प्रेजेंट हो तो सॉल्यूशन का कलर पिंक टू वायलेट चेंज हो जाता है। अब आपका क्या क्वेश्चन है कि जो ब्यूरेट टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट का कलर क्या आएगा, पिंक टू वायलेट कलर, जिसमें हम NaOH और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज कर रहे थे। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट है वो है माइलेंस टेस्ट। अब जो ये मिलेंस टेस्ट है ये बेसिकली इसमें रेजेंट ऐड करके शेक करते हैं और हीट प्रोवाइड करते हैं, और इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है उसमें वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और हीटिंग के ऊपर वो रेड हो जाते हैं। जो थर्ड और लास्ट टेस्ट है वो है ज़ेंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड ऐड किया जाता है, मिक्सचर को बॉयल करके कूल किया जाता है, और इसमें फिर हमारे पास जो है बेसिकली वाइट प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है जो कि हीट करने पर येलो कलर में चेंज हो जाते हैं। रिजल्ट में प्रोटीन अमाइनो एसिड की प्रेजेंस को इंडिकेट कर देता है। अब अगर हम आज के लेक्चर की क्विक रिवीजन देखें तो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन मेनली किन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अमाइनो एसिड का वेरिएबल पोर्शन कौन सा होता है, आर ग्रुप। अगर दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान बॉन्ड की बात करें तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। वाटर ऐड करके पेप्टाइड बॉन्ड को अगर ब्रेक करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, हाइड्रोलिसिस कहेंगे। अगर प्रोटीन स्ट्रक्चर के 4 लेवल्स की बात करें तो कौन से लेवल हमने देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। उसके बाद हमने बात की प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कौन सी 2 कॉमन फॉर्म्स हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, बेसिकली क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। फिब्रस प्रोटीन की जनरल प्रॉपर्टी क्या थी कि वो लॉन्ग होते हैं, फिलामेंट लाइक होते हैं, जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ग्लोबुलर जो है वो ग्लोब्यूल लाइक होते हैं और जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। उसके बाद हमने प्रोटीन्स का अमाइनो एसिड सीक्वेंस इंपॉर्टेंस का बताया, तो ये डिटरमिन करता है बेसिकली प्रोटीन की शेप को और फंक्शन को। ब्यूरेट टेस्ट पॉजिटिव कलर क्या इंडिकेट कर रहा था, पिंक और वायलेट। तो अमाइनो एसिड, देन पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड, देन फोल्डिंग एंड देन फंक्शनल प्रोटीन. So that's all for today's lecture. I hope you now have a clear understanding of proteins. Thank you for listening and see you in the next lecture. Thank you and Allah Hafiz.